एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्यूक्यू गुआंग को अपने सामने देखकर टाओ वेंशुआई शॉक हो जाता है। ग्यूक्यू गुआंग को कुछ समझ नहीं आता। उसे लग रहा था कि इस रूम में आते ही फैटी टाओ वेंशुआई सो गया, जिस पर टाओ वेंशुआई कहता है कि काम की वजह से ये काफी थक गया था। अभी फिलहाल वास्को के पास पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी था, इसीलिए बातों में बिना वक्त गवाए टाओ वेंशुआई ग्यूक्यू गुआंग को वहां से ले जाता है ताकि कहीं वो फैटी टाओ वेंशुआई को उठा न दे। दूसरी तरफ हम वास्को को देखते हैं, जो ज्यादा देर बदमाशों का सामना नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उनका बॉस वास्को को अपनी गैंग में आने के लिए कहता है, जिसपे वो साफ इनकार कर देता है। इससे काफी गुस्सा होकर वो वास्को को मारता उससे पहले टाओ वेंशुआई वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी का मुकाबला करने लगते हैं। सीन ली सेन चेंग पर आता है, जिससे उसका साथी बताता है कि वास्को को उसका बॉस मार रहा है, जिसपे ली सेन चेंग ऐसा दिखाता है जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जानकर वो अंदर ही अंदर काफी बेचैन होने लगता है और गुस्सा एक मशीन पर निकालता है। वहीं टाओ वेंशुआई और वास्को मिलकर सभी से लड़ रहे थे, तभी वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी बदमाश भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ रुकने से वो पुलिस बुला सकते हैं। जिसके बाद टाओ वेंशुआई और वास्को भी वहां से चले जाते हैं। घर वापस आने के बाद टाओ वेंशुआई काफी परेशान था कि कहीं ग्यूक्यू गुआंग को उनके बॉडी स्विच करने के बारे में पता ना चल जाए। तभी वहां दरवाजे के बाहर पुलिस नॉक करती है, जिन्हें ग्यूक्यू गुआंग लेकर आया था। उसने उन पुलिस वालों को बता दिया था कि इस घर में एक मिस्टीरियस आदमी अपनी बॉडी स्विच कर सकता है। ये चेक करने के लिए वो फैटी टाओ वेंशुआई को उठाने लगते हैं, जिनका शोर सुनकर टाओ शियाओ भी वहां आ जाती है। जिससे जब पता चलता है कि टाओ वेंशुआई 2 बॉडीज में लाइफ जी रहा है तो वो हैरान रह जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सब फैटी टाओ वेंशुआई का सपना था, जो कन्वीनियंस स्टोर पर काम करते करते सो गया था। अगले दिन जब स्कूल में रिजल्ट्स बताए जा रहे थे तो टाओ वेंशुआई उसमें सेकंड आया था। इतने सारे नंबर्स लाइफ में शायद उसने पहली बार देखे थे, जिस वजह से वो काफी शॉक था। वहीं ग्यूक्यू गुआंग, जो कि क्लास में फर्स्ट था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, मानो ये नंबर उसके लिए आम बात है। पर टाओ वेंशुआई के इतने नंबर देखकर उसे उस पर डाउट आता है। क्लास के बाद जब टाओ वेंशुआई बास्केटबॉल खेल रहा था, तब सभी लड़कियां उसे चीयर ही कर रही थी, पर उस भीड़ से दूर ग्यूक्यू गुआंग टाओ वेंशुआई के बारे में ही कुछ सोच रहा था। इसीलिए जब टाओ वेंशुआई ड्रेसिंग रूम में जाता है, तब ग्यूक्यू गुआंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारा दोस्त जो है वो किस स्कूल में पढ़ता है। जिस पे टाओ वेंशुआई कहता है कि वो 1 साल का गैप ले रहा है, जिसके बाद ग्यूक्यू गुआंग मान लेता है और उसे मिलवाने के लिए कहता है। उसकी बातों से टाओ वेंशुआई समझ जाता है कि जरूर ग्यूक्यू गुआंग को उस पर शक हो गया है। जब फैटी टाओ वेंशुआई कन्वीनियंस स्टोर पर ड्यूटी कर रहा था, तभी ग्यूक्यू गुआंग वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर टाओ वेंशुआई घबरा जाता है, पर उसके सामने अनजान होने का नाटक करता है। लेकिन ग्यूक्यू गुआंग खुद सामने से आकर उससे बात करता है और बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें टाओ वेंशुआई के घर पर देखा था। तो यहाँ टाओ वेंशुआई भी ऐसे बात करता है जैसे हैंडसम वाला टाओ वेंशुआई ग्यूक्यू गुआंग की उससे बातें करता है, जिसपे ग्यूक्यू गुआंग कहता है कि हम तीनों को कभी कहीं घूमने चलना चाहिए। जिसके बाद ग्यूक्यू गुआंग हैंडसम वाले टाओ वेंशुआई को फोन करता है, पर वो तो फैटी टाओ वेंशुआई का फोन है जो बजने लगता है। अब खुद को बचाने के लिए फैटी टाओ वेंशुआई टाओ शियाओ से बात करने की एक्टिंग करने लगता है। फिर ग्यूक्यू गुआंग उनके लिए कप नूडल्स लाता है, जिन्हें जब टाओ वेंशुआई खाने लगता है तो ग्यूक्यू गुआंग को उसका तरीका हैंडसम वाले टाओ वेंशुआई के जैसा लगता है। अगले दिन हम उस फैशन डिजाइनर एना वू को देखते हैं, जो जब अपने आर्टिकल पब्लिश कराने की बात करती है, तब वो उसे पूछता है कि क्या तुमने डिजाइन चुराए हैं, जो सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ टाओ वेंशुआई घबराते हुए ग्यूक्यू गुआंग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने स्केचबुक लेकर मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, क्योंकि एना वू ने तुम्हारे डिजाइन पर अपना क्लेम किया है। लेकिन ग्यूक्यू गुआंग इससे जरा भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपना नाम सभी के सामने नहीं लाना चाहता था। पर टाओ वेंशुआई अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त के डिजाइन्स को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो अकेला ही उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहां चला जाता है। सीन एना वो पर आता है, जो किसी को मिलकर अपना गुनाह मान लेती है कि मैंने ही एक बच्चे के डिजाइन चुराए हैं। वो लेडी उसकी बहन और ग्यूक्यू गुआंग की स्टेप मॉम थी, और जब उसे पता चलता है कि डिजाइन्स ग्यूक्यू गुआंग की हैं, तो वो हंसने लगती है और कहती है इस मैटर को मेरे लिए हैंडल करना तो अब और भी आसान है। जिस बात से एना वो काफी खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब ग्यूक्यू गुआंग उनसे मिलने आता है, तब उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और उसे काफी डांटते हैं कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे बेटे हो, और वो उसे आइंदा से ऐसी गलती करने से वार्न करते हैं और चले जाते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम अपने स्केचेस की ओनरशिप एना वू को दे दो और ये डिजाइनिंग तुम्हें सूट नहीं करती है।
दूसरी तरफ हम टाओ एनशुआई को देखते हैं, जिसे एनावू से पता चलता है कि उसने ग्युग्युआंग से उसकी डिजाइन्स खरीद लिए हैं और वो टाओ एनशुआई को अपने पास एक अच्छी पोस्ट ऑफर करती है, जिससे वो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। जिसके लिए टाओ एनशुआई तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वो किसी धोखेबाज इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे टाओ एनशुआई ग्युग्युआंग से मिलता है ताकि वो इस बारे में उससे बात कर सके, पर जब वो उसके चेहरे पर चोट का निशान देखता है तो काफी उसे फिक्र होने लगती है। तो ग्युग्युआंग उसे अपने बारे में सब बताता है। जब वो छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके डैड बिजनेस के सिलसिले में हमेशा उसे दूर रहते थे और अब जो उसकी स्टेप मॉम है वो उनके स्कूल की प्रिंसिपल हैं। पर ग्युग्युआंग को इस बात का दुख था कि उसके डैड ने कभी उसे अपना बेटा नहीं समझा। उसके लिए ग्युग्युआंग उन पे किसी दाग की तरह था। यही वजह है कि ग्युग्युआंग कभी भी दुनिया के सामने नहीं आना चाहता है। उसके बारे में जानने के बाद टाओ एनशुआई के मन में उसके लिए हमदर्दी बढ़ जाती है। फिर ग्युग्युआंग बताता है कि मेरे कभी दोस्त भी नहीं बने और शायद यही मेरी किस्मत है। जिसके बाद टाओ एनशुआई वास्को को मैसेज करके बुलाता है। टाओ एनशुआई का मैसेज देखकर वास्को घबरा जाता है कि पता नहीं अब ये कौन सी मुसीबत में पड़ गया, इसीलिए वो भागते हुए उनके पास आता है। पर उसने तो यहाँ सिर्फ ग्युग्युआंग से उसे दोस्ती करने के लिए बुलाया था। फिर वास्को ग्युग्युआंग को भी अपना दोस्त बना लेता है। दूसरी तरफ हम टाओ शियाओ और उसकी बहन को देखते हैं, जो काफी परेशान थे कि उनका कपड़ों का इतना सारा स्टॉक कैसे क्लियर होगा। ऊपर से टाओ एनशुआई को मॉडल बनाने की वजह से हर कोई उसके कपड़ों की तारीफ कर रहा था, जिससे टाओ शियाओ को आइडिया आता है कि उन्हें अपने स्टॉक में मेल क्लोथिंग भी रखनी चाहिए। अगले दिन जब टाओ एनशुआई कपड़े सुखा रहा था, तभी उसे नीचे से टाओ शियाओ की आवाज आ रही थी, जिसपे उनकी लैंडलॉर्ड गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसने पिछले 3 महीने का रेंट नहीं भरा था और लैंडलॉर्ड उसे बस इसी महीने का टाइम देती हैं कि पैसे भरने के लिए, जो सब कुछ टाओ एनशुआई सुन लेता है। जब टाओ शियाओ टाओ एनशुआई को देखती है तो उसे बताती है कि एना वो शायद मुझे टारगेट कर रही है, क्योंकि जब वो मार्केट में अपने ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर के लिए डीलर ढूंढने गई थी तब सबने मना कर दिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें आना वो नहीं कहा था। और जब इस बारे में उसने डायरेक्टली आनावू से बात की तो उसने इनकार करते हुए कहा कि मेरे पास तुम जैसे छोटे बिजनेसमैन के साथ उलझने का टाइम नहीं है। ये सब सुनने के बाद टाओ एनशुआई समझ जाता है कि उससे बदला लेने के लिए एनावू टाओ शियाओ को टारगेट कर रही है, इसीलिए इस बारे में वो ग्युग्युआंग से डिस्कस करने चला जाता है और वो बताता है कि अब मैं एनावू के खिलाफ लड़ूंगा, जिस काम में वो ग्युग्युआंग की मदद मांगता है ताकि वो टाओ शियाओ के लिए ड्रेस डिजाइन करे, जिसे वो टाओ शियाओ के ऑनलाइन स्टोर में सेल करेंगे और इससे वो एनावू के खिलाफ भी लड़ पाएंगे। इतने में टाओ शियाओ भी वहां आती है, जिससे टाओ एनशुआई बता देता है कि इस बार के जो डिजाइन एनावू ने लॉन्च किए हैं वो उसके नहीं बल्कि ग्युग्युआंग के हैं। ये जानकर टाओ शियाओ हैरान हो जाती है और उसका गुस्सा एनावू के खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसपे ग्युग्युआंग उसे प्लान बताता है कि अब से मैं तुम्हारे लिए डिजाइन करूंगा और टाओ एनशुआई तुम्हारा मॉडल रहेगा। और उन दोनों को अपनी मदद करता देख वो काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जिस बीच ग्युग्युआंग टाओ एनशुआई के गर्दन के पीछे के मार्क के बारे में उससे पूछता है, जो कि आइज ऑफ हॉरस था, जो कि रिप्रेजेंट करता है हीलिंग और प्रोटेक्शन को। पर इस बारे में टाओ एनशुआई कुछ भी नहीं जानता था। वहीं टाओ शियाओ के इस काम में सू मेंग्यू भी उसकी हेल्प कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका डिजाइनर कौन है। पर टाओ शियाओ उसे नहीं बताती, क्योंकि उसने ग्युग्युआंग को उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वादा किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उनकी प्रॉब्लम थी कि पैसों के बिना वो स्टोर को प्रमोट कैसे करेंगे। जिसके बाद टाओ शियाओ हीना से मिलने जाती है ताकि वो उसके जरिए अपने ऑनलाइन स्टोर को प्रमोट करवा सके। जब हीना को पता चलता है कि टाओ शियाओ का मॉडल टाओ एनशुआई है तो अगले दिन हीना खुद टाओ एनशुआई से मिलती है और खुद को अच्छा दिखाने के लिए उसे कहती है कि मैं टाओ शियाओ के ऑनलाइन स्टोर को अपने अकाउंट पर प्रमोट कर दूंगी, जिससे उसकी हेल्प हो जाए। ये सुनकर टाओ एनशुआई काफी खुश हो जाता है, लेकिन बदले में वो टाओ एनशुआई को अपना डांस पार्टनर बनने के लिए कहती है, जिससे उसकी खुशी के लिए वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाद हीना टाओ एनशुआई को डांस सिखाती है और उसे अपलोड भी करती है। जब ये पोस्ट टाओ शियाओ और सू मेंग्यू देखते हैं तो उन्हें शक होने लगता है कि कहीं हीना उनकी मदद टाओ एनशुआई के लिए तो नहीं कर रही है। इतने में हीना टाओ एनशुआई के साथ वहां आकर टाओ शियाओ को उनकी वीडियो दिखाती है, जिसके बाद हीना टाओ एनशुआई से कहती है कि तुम मुझे घर तक छोड़ आओ। अब टाओ एनशुआई इशारों में टाओ शियाओ से कहता है कि वो नहीं जाना चाहता, पर टाओ शियाओ भी हीना को छोड़ने के लिए उसे कहती है। फिर हीना टाओ एनशुआई को अपने साथ ले जाती है। जब वो दोनों भी वापस जा रहे थे तब उन्हें ली जेन चेंग मिलता है, जिसे काफी चोट लगी हुई थी। यहाँ से हम देखते हैं कि ली जेन चेंग को उसके बॉस ने ही मारा था, क्योंकि उसके बॉस ने जब उसे वास्को और टाओ एनशुआई को मारने के लिए कहा था तब उसने मना कर दिया था और वो गैंग छोड़ने की बात करने लगा था, जिसके बाद सभी ने उसे काफी मारा। ली जेन चेंग की चोट को देखकर सू मेंग्यू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन हम एना वू को देखते हैं, जिसे जब पता चलता है कि टाओ शियाओ अब अपने डिजाइन की हुई ड्रेसेस मार्केट में बेच रही है तो वो समझ जाती है कि उसकी कोई मदद कर रहा है। इसीलिए इस बारे में वो अपनी बहन को फोन करके बता देती है। जिसके बाद स्कूल में हम देखते हैं कि गुआंग की स्टेप मॉम उसे इस बारे में काफी डांटती हैं कि तुम ये सब अभी बंद कर दो। तो वो कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद वो ही ना टाओ शियाओ और टाओ वेंचुआई को बुलाती हैं और उन्हें डराती हैं कि तुम जो ऑनलाइन कर रहे हो उससे स्कूल की रेपुटेशन डाउन हो रही है, जिसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। पर अगर वो डिजाइनर का नाम बता देंगे तो वो उन्हें छोड़ देगी। यहाँ वो अपने प्रिंसिपल की पोस्ट का इस्तेमाल करके उन्हें डराने लगती है। लेकिन टाओ वेंचुआई और टाओ शियाओ सच नहीं बताते तो प्रिंसिपल उन्हें अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहती है। ये सब होता देख क्योंकि गुआंग सच बताने ही वाला था। तभी टाओ शियाओ कहती है कि इन्हें मैंने डिजाइन किया है। लेकिन प्रिंसिपल सच जानती थी तो टाओ शियाओ को डराकर कहती है कि इससे अब तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। अब बाहर आने के बाद वो सभी काफी परेशान थे कि अब वो क्या करें। जिसके बाद हम गुआंग को देखते हैं, जो स्कूल के बाद अपनी स्केचबुक लेकर अपनी स्टेप मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आपने टाओ शियाओ, टाओ वेंचुआई या हीना के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो मैं इसके रिपोर्टर्स के पास लेकर चला जाऊंगा। जिसपे उसकी स्टेप मॉम उसे लास्ट चांस देकर वहां से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि गुआंग टाओ वेंचुआई की ग्रैंडमा के पास जाता है। लेकिन वो शॉप बंद कर चुकी थी तो वो गुआंग को अपने घर खिलाने के लिए लेकर जाती हैं। जहाँ बातों बातों में गुआंग को कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो यहाँ हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई को उनका ग्रैंडसन समझ रहा था, जबकि ग्रैंड माँ फैटी टाओ वेंचुआई की बात कर रही थी। अपना डाउट क्लियर करने के लिए गुआंग उनसे टाओ वेंचुआई की फैमिली फोटो दिखाने के लिए कहता है। जब वो एल्बम खोलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि अब तक वो हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई को उनका ग्रैंडसन समझ रहा था। ये सारा डाउट क्लियर करने के लिए वो वापस टाओ वेंचुआई से मिलने उसके घर आता है और उसे फोन करता है। पर तभी फैटी टाओ वेंचुआई भागता हुआ वहां आता है, जो घबराहट के मारे फिर से गुआंग को यहाँ नहीं देख पाता। और जब फैटी टाओ वेंचुआई इनहेलर को यूज करके बॉडी स्विच कर रहा होता है तो गुआंग उसे फिर से देख लेता है। गुआंग टाओ वेंचुआई से बिल्कुल भी बात नहीं करता और टाओ शियाओ से जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए डिजाइन्स नहीं कर सकता। जब टाओ शियाओ इसकी वजह पूछती है तो गुआंग उसे टाओ वेंचुआई से पूछने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम पिछली रात का सीन देखते हैं, जब टाओ वेंचुआई बॉडी स्विच कर रहा था तब गुआंग उसे देख लेता है। वो टाओ वेंचुआई को बताता है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिला था और उनके पास जो फोटो है वो तुम्हारी नहीं बल्कि फैटी टाओ वेंचुआई की है। जिस पे टाओ वेंचुआई को उसे सच बताना पड़ता है कि वो बॉडी स्विच कर सकता है, पर इस पे गुआंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। कुछ टाइम बाद हम फैटी टाओ वेंचुआई को कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं, जो काफ़ी परेशान था कि कहीं गुआंग उसका सीक्रेट सबको ना बता दे। इतने में उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जो उसे कल मिलने के लिए बुलाती हैं क्योंकि टाओ वेंचुआई के फादर की कल डेथ एनिवर्सरी है। दूसरी तरफ हम गुआंग को देखते हैं, जो टाओ वेंचुआई की कही हुई बात से काफ़ी परेशान था। तभी वहाँ उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि फैटी टाओ वेंचुआई को उसके टाउन में कुछ बच्चों ने पहले काफ़ी बुली किया था। लेकिन गुआंग इस पे कोई ध्यान नहीं देता। पर अगले दिन गुआंग स्कूल में देखता है कि आज टाओ वेंचुआई नहीं आया है तो वो उसके घर पहुंच जाता है। पर दरवाजा नॉक करने की जगह वो विंडो से झांकता है, जहां उसे टाओ वेंचुआई सोते हुए मिलता है। जिसके बाद वो फैटी टाओ वेंचुआई से मिलने चला जाता है, जो अपनी ग्रैंड माँ के साथ था। गुआंग को अचानक यहाँ देखकर टाओ वेंचुआई काफी घबरा जाता है कि कहीं वो ग्रैंड माँ को कुछ बता न दे। पर गुआंग उससे अकेले में बात करना चाहता था और वो उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिससे वो इसे यकीन हो जाए कि वो दोनों टाओ वेंचुआई एक ही हैं, जो बॉडी स्विच कर रहे हैं। उसे यकीन दिलाने के लिए टाओ वेंचुआई उसे वो सारी बातें बताने लगता है जो भी उसने हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई से की थी। उसकी बातों से गुआंग को समझ आ जाता है कि ये सब सच है। तभी वहाँ वो बुली पेंग हू अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, जो टाओ वेंचुआई को बचपन से लेकर अब तक परेशान किया करता था। उन्हें देखते ही टाओ वेंचुआई गुआंग को अपने साथ वहाँ से भगाकर ले जाता है। पर पेंग हू उसका पीछा नहीं छोड़ता और उन्हें पकड़ने के बाद काफी मारता है। जिस बीच गुआंग अपने सेक्रेटरी को मदद के लिए फोन करता है, तब पेंग हू उसका फोन छीन लेता है और वो उससे मारता उससे पहले ही टाओ वेंचुआई उसे अपने पैसे दे देता है, जो उसने अपनी ग्रैंडमा को गिफ्ट देने के लिए जमा किए थे, ताकि वो गुआंग को बचा सके। पर पैसे मिलने के बाद भी पेंग हू गुआंग को काफी मारता है, जो देखकर टाओ वेंचुआई पहली बार पेंग हू से लड़ता है, पर उसके सामने वो टिक नहीं पाता। इतने में गुआंग का सेक्रेटरी वहाँ पुलिस के साथ पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर पेंग हू और उसका साथी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम उन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ फैटी टाओ वेंचुआई गुआंग को उसके सामने बॉडी स्विच करके दिखाता है, जिससे गुआंग हैरान रह जाता है और उसे अब उसकी सभी बातों पर यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ हम हीना को देखते हैं, जो किसी अननोन पर्सन से चैट कर रही थी और मजाक में उसके साथ वो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो उसका शेल्फ पर उसका मेकअप किट गायब था।
जिस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वहाँ से जाते वक्त हु सैंग टोंग नाम का एक लड़का उसे रास्ते में रोक लेता है और उसे छेड़ने लगता है। ये सब होता देख वास्को हीना को बचाने आ जाता है, जिसपे वो बदमाश उसकी शर्ट फाड़ देता है। पर इससे सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वास्को की बैग पर चोट के काफ़ी निशान थे। ये देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ और वो बदमाश खुद भी डर के चला जाता है। पर इतना सब होने के बाद भी हीना को समझ नहीं आता। वो अपने कन्वीनियंस स्टोर में वीडियो शूट करने लगती है, जिसे ऐसा करने से जब टाओ वन शुआई रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे वहाँ से भगा देती है। क्योंकि उसके डैड हाइकिंग के लिए गए हुए थे, तो इससे बढ़िया मौका उसे वीडियो बनाने का नहीं मिलेगा। लेकिन जब टाओ वन शुआई काम कर रहा था तब हीना के डैड वापस आ जाते हैं, जिन्हें टाओ वन शुआई ऊपर जाने से रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। और जब वो हीना को इस तरह अपने वीडियो बनाते हुए देखते हैं तो उस पर वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं। उसके डैड को उसका इस तरीके से वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही किसी लड़की को उसकी लाइफ बर्बाद होते हुए देखा था और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ भी वैसा ही कुछ हो। अगले दिन हम कुकी गुआंग को देखते हैं, जो टाओ शियाओ की मदद करने के लिए वापस आ गया था, क्योंकि टाओ वन शुआई ने उसे अपना सच बता दिया था। इसीलिए कुकी गुआंग की नाराजगी भी खत्म हो जाती है। जब वो टाओ वन शुआई का फोटोशूट कर रहे थे तब टाओ शियाओ को हीना का कॉल आ जाता है, जो उसे कुछ कपड़ों के साथ अपने पास बुलाती है, क्योंकि उसके डैड ने उसकी बहुत सारी हॉट दिखने वाली ड्रेसेस उसे छीन ली थी और अब अपनी वीडियो बनाने के लिए उसके पास अच्छी ड्रेसेस नहीं थी। तो टाओ शियाओ कुकी गुआंग को कैमरा देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हीना को देखते हैं। जब टाओ शियाओ के लाए हुए कपड़े वो देखती है तो उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आते, मगर अब उसे इसी में शूट करना पड़ेगा। लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, जिसके लिए वो टाओ शियाओ से मदद मांगती है। पर जब वो मना कर देती है तो हीना उसे बिल्डिंग से कूदने की बात करके ब्लैकमेल करने लगती है, जो देखकर टाओ शियाओ को मानना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हीना टाओ शियाओ के कपड़ों में अपने कन्वीनियंस स्टोर में जाती है, जहाँ टाओ वन शुआई काम कर रहा था। वो उससे उसके घर के बारे में पूछती है ताकि वो वहाँ जाकर लाइव स्ट्रीमिंग कर सके, पर टाओ वन शुआई मना कर देता है और बताता है कि वहाँ मेरा दोस्त सो रहा है। मगर जब टाओ वन शुआई स्टोर रूम में सामान रख रहा होता है तब हीना चुपके से उसके घर की चाबी चुरा लेती है और वहाँ चली जाती है। जब वो नॉक करती है तो अंदर से कोई जवाब नहीं देता, जिससे उसे लगता है कि टाओ वन शुआई का दोस्त बाहर गया हुआ है, तो वो अंदर आ जाती है। वहीं स्टोर में जब फैटी टाओ वन शुआई अपनी कीज गायब देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि हीना उसके घर गई है, पर वो शॉप को खुला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो मदद के लिए कुकी गुआंग को कॉल करता है। वहीं हीना, जो कि म्यूजिक को ऑन करके लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, तभी उसे एक व्यूअर बुरी नज़र से देख रहा था, पर इन सबसे अनजान हीना डांस कर रही थी। पर तभी वहाँ कुकी गुआंग आ जाता है और इतने में टाओ वन शुआई की भी आंखें खुल जाती हैं। उन दोनों को यहाँ देखकर हीना काफ़ी शॉक रह जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाओ वन शुआई फैटी टाओ वन शुआई का दोस्त होगा। जिसके बाद वो दोनों हीना को घर से निकालने लगते हैं, पर हीना मान ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई थी और वो टाओ वन शुआई का हाथ पर काटने लगती है। पर वो उसे कैसे भी करके भेज देते हैं और चैन की सांस लेते हैं। मगर इतने में टाओ वन शुआई को याद आता है कि अगर वो इस बॉडी में है तो फैटी टाओ वन शुआई स्टोर में सो रहा होगा। इसीलिए वो जैसे ही इनहेलर यूज़ करने वाला था, क्योंकि गुआंग उसे रोक लेता है, क्योंकि इसके लगातार इस्तेमाल से उसकी तबीयत खराब हो सकती है। जिसके बाद वो फैटी टाओ वन शुआई को जगाने के लिए स्टोर चला जाता है और उसे जगाने के बाद कहता है कि तुम दोनों मुझे पागल ही कर दोगे। अगले दिन स्कूल में टाओ वन शुआई हीना से इस बारे में बात करके कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी के घर में बिना बताए नहीं जाना चाहिए। और अब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में आने की वजह से ऑडियंस टाओ वन शुआई को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगती है। तभी ऊपर से एक फ्लावर पॉट हीना के ऊपर गिरने वाला था, जिसे टाओ वन शुआई सही टाइम पर बचा लेता है। लेकिन इससे हीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद टाओ वन शुआई और कुकी गुआंग टेरेस पर जाकर चेक करते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये किसी की साजिश है, क्योंकि ऐसी जगह कोई भी फ्लावर पॉट नहीं रखता है। थोड़ा और सोचने के बाद उन्हें लगता है कि ज़रूर कोई हीना को पसंद करता है, और जब उसे कल टाओ वन शुआई के साथ उसने वीडियो में देखा तो गुस्से में उसने फ्लावर पॉट उसके ऊपर फेंक दिया। फिर टाओ वन शुआई बताता है कि कल जब वो हीना को छोड़ने गया था तब उसे किसी का फ़ोन आया था। दूसरी तरफ हीना जब अपनी अलमीरा खोलती है तो उसमें उसके कपड़े गायब थे, जिससे वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये सब उसके साथ आखिर कर कौन रहा है। तो टाओ शियाओ और सू मैन क्यू उससे उसके किसी ऐसे फैन के बारे में पूछते हैं जो उसे स्टॉक करता हो। तो हीना उन्हें हु सैंग टोंग के बारे में बताती है, जिसकी गैंग में ली शेन चेंग है। सीन ली शेन चेंग पर आता है, जिसका बॉस हु सैंग टोंग को काफ़ी मारता है, क्योंकि उसने उनके लिए टाओ वन शुआई और वास्को को मारने से मना कर दिया था। वहीं हीना के बताने के बाद टाओ वन शुआई और कुकी गुआंग भी वहां पहुंच जाते हैं, जो वही बदमाश था जिसने हीना को पहले भी छेड़ने की कोशिश की थी। पर उस वक्त वास्को ने उसे बचा लिया था। जब वो बदमाश हु सैंग टोंग वहां से अपने ठिकाने पर आता है तब टाओ वन शुआई और कुकी गुआंग भी उसके पीछे वहां तक पहुंच जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि सभी के होते हुए वो यहाँ हीना के सामान नहीं ढूंढ सकते थे।
तो टाओ वेन शुआई उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिस बीच मौका पाकर गुगुआंग वहां तलाशी लेने लगता है। पर हु सैंग टोंग वहीं था जो उसे पकड़ लेता है, पर गुगुआंग उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देता है, जिससे उसे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी वहाँ टाओ वेन शुआई वापस आ जाता है, जिसे गुगुआंग बताता है कि यहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला। तो टाओ वेन शुआई हु सैंग टोंग से पूछता है कि तुम हीना को क्यों स्टॉक कर रहे हो, उसका सामान तुमने क्यों चुराया, उसके ऊपर फ्लावर पॉट क्यों फेंका, जिसमें से हु सैंग टोंग साफ इनकार कर देता है। अब उनके हाथ कुछ नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम हीना को देखते हैं जो स्कूल वॉशरूम में चेंज कर रही थी और टाओ शियाओ बाहर उसका वेट कर रही थी। पर तभी कोई मास्क लगाए हुए आदमी वहां आकर हीना को बेहोश करने की कोशिश करता है। उसकी चीख सुनकर टाओ शियाओ अंदर आ जाती है और मास्क वाले आदमी को भगा देती है। इतना सब कुछ होने के बाद हीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ टाओ शियाओ पुलिस को उस मास्क वाले आदमी के बारे में बताती है। तभी वहाँ हीना की मॉम डैड आ जाते हैं, जिन्हें उनकी काफ़ी फिक्र हो रही थी। ये सब देखकर टाओ शियाओ इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं थे जो उसकी इतनी फिक्र करें। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक अनजान आदमी पर आता है, जो अपने गले पर चोट कर निशान पर बैंडेज लगा रहा होता है। ये वही इंसान है जिसने हीना को किडनैप करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ टाओ शियाओ, जो कि देर रात तक स्कूल में अपने कॉस्ट्यूम्स पर काम कर रही थी, तब वहाँ स्कूल का नया वॉचमैन आ जाता है, जो देर रात होने की वजह से टाओ शियाओ को घर जाने के लिए कहता है। पर हम इसके गले पर वही बैंडेज देखते हैं, जिसका मतलब था कि इसी ने हीना पर अटैक किया था। पर इन सब से अनजान टाओ शियाओ उस वॉचमैन को हीना के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, और जब वो वॉचमैन का चेहरा किसी मास्क में देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल उस आदमी की तरह लग रहा था जिसने हीना पर अटैक किया था। पर इतने में गुगुआंग वहाँ उसे लेने आ जाता है। गुगुआंग को टाओ वेन शुआई ने ये कहकर भेजा था, क्योंकि उसे टाओ शियाओ की फिक्र हो रही थी। तभी गुगुआंग उससे पूछता है कि क्या तुम और टाओ वेन शुआओ डेट कर रहे हैं, जिस पे वो मना कर देती है। अगले दिन सभी दोस्त मिलकर ये सोच ही रहे थे कि वो हीना के स्टॉक करने वाले को कैसे पकड़ेंगे। तो वो हीना के कुछ टॉप फैंस को उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। उन्हें ये बात पता थी कि उसके गले पर चोट का निशान है, जिससे वो आसानी से पहचान लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में हीना अपने फैन से मिलने लगती है और बाकी सभी दूर से बैठकर उस पर अपनी नज़र रखते हैं। तभी टाओ शियाओ के पास स्कूल के वॉचमैन आ जाता है, जिसके पास हीना की कीचेन थी, जो शायद उसने तब उठाई हो जब टाओ वेन शुआई ने हीना को फ्लावर पॉट से बचाया था। और इस आदमी की नेक पर बैंडेज भी थी, जिसे देखने के बाद वो और श्योर हो जाती है कि ये वही आदमी है। वो पकड़ा गया है ये देखकर वो वॉचमैन किसी बहाने से वहां से चला जाता है, पर टाओ शियाओ अकेले ही उसका पीछा करने लगती है। जो सारी बात वो छुप कर टाओ वेन शुआई को मैसेज करके बताती है, पर इतने में वो आदमी टाओ शियाओ को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टाओ वेन शुआई टाओ शियाओ को ढूंढने निकल पड़ता है। इतने में एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आती है, जिससे वो बच जाता है, पर उस कार को वही वॉचमैन चला रहा था। अब टाओ वेन शुआई समझ नहीं पाता कि टाओ शियाओ किसकी बात कर रही थी, इसीलिए वो फिर से उसे ढूंढने लगता है। वहीं हम टाओ शियाओ को देखते हैं, जिसे वो वॉचमैन पकड़कर अपने साथ एक बंद फैक्ट्री पर ले जाता है। तो वहीं टाओ वेन शुआई बाकी सभी को बताता है कि टाओ शियाओ के मैसेज आने के बाद जब वो पार्किंग में उससे मिलने गया था तो वो वहाँ नहीं थी। इतने में उसे टाओ शियाओ के नंबर से मैसेज आता है कि किसी काम की वजह से मुझे जाना पड़ा, जो उसी वॉचमैन ने किया था ताकि वो टाओ शियाओ को ढूंढना बंद कर दें, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन गुगुआंग के हिसाब से यहाँ हीना से मिलने एक और फैन को आना था। तभी हीना को उसी फैन का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। अब उनका प्लान काम नहीं करता, तो हीना भी वहां से चली जाती है। देर रात हम टाओ शियाओ की बहन को देखते हैं, जो उसका अभी तक घर न आने की वजह से परेशान होकर फैटी टाओ वेन शुआई को फोन करती है। ये जानने के बाद टाओ वेन शुआई भी काफी परेशान हो जाता है। तभी वही वॉचमैन स्टोर में से कुछ सामान लेने आता है, जिसकी गर्दन पर टाओ वेन शुआई बैंडेज देखकर उसे डाउट करने लगता है, पर इस पे फिलहाल ध्यान ना देकर वो टाओ शियाओ को फोन करता है, जो वॉचमैन के पास ही था। टाओ वेन शुआई को उसे कॉल करता देख वॉचमैन वहां से चला जाता है। अब टाओ वेन शुआई का शक यकीन में बदल गया था और वो उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम हीना को देखते हैं, जिसे टाओ शियाओ के नंबर से मैसेज आता है, जिसमें वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। जब हीना उसे मिलने आती है, तब वो वॉचमैन क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। ये सब देखकर फैटी टाओ वेन शुआई उसे बचाने के लिए आता है, पर वो वॉचमैन उसके सर पर बोतल मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी स्विच हो जाती है। फिर वो जल्दी से गुगुआंग को फोन करता है। दूसरी तरफ वास्को, जो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, उसे फैटी टाओ वेन शुआई सड़क पर बेहोश हुआ मिलता है और उसके सर से खून निकलता देख वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। पर हैंडसम वाला टाओ वेन शुआई टाइम पर वहां आ जाता है और उन्हें कॉल करने से रोकता है। इतने में गुगुआंग भी वहां आ जाता है, जिन्हें फिर टाओ वेन शुआई बताता है कि हीना को किडनैप करने वाला उनका वॉचमैन है। अब गुगुआंग अपने सेक्रेटरी को फोन करके स्टाफ की लिस्ट मंगवाता है, जिसमें टाओ वेन शुआई को उस वॉचमैन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
जिसके बाद वो फैटी टाओ वन शुआई और पुलिस को संभालने का कहकर वास्को के साथ टाओ शियाओ और हीना को बचाने चला जाता है। वॉचमैन का एड्रेस मिलने के बाद वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उसके बीमार डैड मिलते हैं, जिनसे वो उसके बेटे के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ हम टाओ शियाओ और हीना को देखते हैं, जिन दोनों को उसने एक साथ बंद कर रखा था। वो दोनों रोल करते हुए टाओ शियाओ के बैग तक पहुंचते हैं, जिसमें एक छोटा सा नाइफ रखा हुआ था। उसकी मदद से वो खुद को आजाद कर लेते हैं, पर इतने में किसी को आता सुन वो भागने लगते हैं। लेकिन टाओ शियाओ के पैर में चोट लगी थी, जिसके लिए वो हीना से मदद मांगती है, पर वो उसको यहीं इंतजार करने के लिए कहकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वॉचमैन टाओ शियाओ को पकड़ लेता है और फिर से बांध देता है। फिर वो हीना को ढूंढना शुरू कर देता है। हीना उसे बचने की काफी कोशिश करती है, पर वो भी पकड़ी जाती है। जिसके बाद वॉचमैन उसे डांस करने के लिए कहता है। फिर वो उसे उसका मैसेज दिखाता है कि उसने लाइव स्ट्रीम पर कहा था कि वो मुझसे शादी करेगी। ये सब कुछ देखकर हीना काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो वॉचमैन उसे उसके लिए लाए काफी सारे बैलून्स दिखाता है। हीना वहां से भागने की कोशिश करती है, पर डोर लॉक था। जिसके बाद वो वॉचमैन उसे पकड़कर जान से मारने की कोशिश करता है, मगर तब तक टाओ शियाओ फिर से खुद को खोल लेती है और वॉचमैन पर अटैक करती है, ये सोच कर कि हीना उसकी मदद करेगी। पर जब वो टाओ शियाओ को पकड़ लेता है तो हीना फिर से भागकर छुप जाती है। दूसरी तरफ वास्को और टाओ वन शुआई अलग अलग होकर उन दोनों को ढूंढ रहे थे। तभी टाओ वन शुआई को हीना की आवाज आती है, तो वो पीछे के रास्ते बिल्डिंग में आ जाता है। जिसे देखते ही हीना रोने लगती है और बताती है कि वो आदमी टाओ शियाओ को मारने वाला है। जो सुनकर टाओ वन शुआई उसे ढूंढने लगता है। टाओ शियाओ उस वॉचमैन को मारकर कहीं छुपी हुई थी और टाओ वन शुआई को वो मिल जाती है। जिसके बाद वो वहां से चलने के लिए उसे कहती है, पर टाओ वन शुआई उस वॉचमैन को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए टाओ शियाओ उसे रोकती है, क्योंकि वे काफी डेंजरस है। इतने में वो वॉचमैन उनके सामने आ जाता है, जो खुद पर पेट्रोल डाल लेता है, क्योंकि वो हीना के बिना जीना नहीं चाहता था। पर जैसे ही वो लाइटर जमीन पर गिराता है, टाओ वन शुआई उसे पकड़ लेता है, जिससे वो वॉचमैन की जान बच जाती है। लेकिन वॉचमैन इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि चाकू लेकर टाओ वन शुआई पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए टाओ शियाओ बीच में आ जाती है। पर उससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाता, वहाँ वास्को आ जाता है, जो उस चाकू को अपने हाथ से रोक लेता है। फिर वो उसे जोर का एक पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस उस वॉचमैन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वो सब भी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब ठीक हो चुका था। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और टाओ शियाओ का ऑनलाइन स्टोर भी चलने लगता है, जिन सब के लिए वो टाओ वन शुआई और गुगुआन को थैंक्स कहती है। इतने में डिलीवरी ट्रक आ जाता है, जिसमें सारा सामान लोड करने के बाद टाओ शियाओ टाओ वन शुआई को अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है, क्योंकि उसने अपना रेंट पे कर लिया था। जब टाओ वन शुआई हाथ मुंह धोने के लिए अपने घर जाता है, तो उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। वहीं टाओ वन शुआई को आने में काफी लेट हो गया था, तो गुगुआन उसे देखने आता है, पर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि टाओ वन शुआई बेहोश पड़ा था। सीन यहाँ से उसी गैंग पर आता है, जो हैंडसम वाले टाओ वन शुआई की तलाश कर रहे थे, और हमें पहली बार उस बॉडी का नाम पता चलता है, जिसमें टाओ वन शुआई स्विच कर पा रहा था। उसका नाम क्रिस ली था, जिसे अमेरिका में अडॉप्ट किया गया था, पर चाइना आने के बाद वो 3 महीने से गायब है। दूसरी तरफ गुगुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों ही टाओ वन शुआई सो रहे थे। पर तभी जो हैंडसम वाला टाओ वन शुआई था, यानी कि क्रिस ली, उसे विजन्स आने लगते हैं, जो किसी लैब में है और कोई बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। इतने में टाओ वन शुआई को होश आ जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो बेहोश कैसे हुआ। लेकिन अभी उसे टाओ शियाओ की पार्टी में जाना था, पर वो खुद को संभाल नहीं पाता, तो वो बॉडी स्विच करके टाओ शियाओ की पार्टी में आता है। पर टाओ शियाओ की बहन फैटी टाओ वन शुआई को यहाँ देखकर खुश नहीं होती है। जब टाओ शियाओ को दूसरे टाओ वन शुआई की हालत के बारे में पता चलता है, तो वो उससे मिलने जाने लगती है, जो देखकर टाओ वन शुआई और गुगुआन दोनों साथ उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उसे आराम करने देना चाहिए। वहां से आते वक्त गुगुआन टाओ वन शुआई से कहता है कि तुम्हें टाओ शियाओ को सच बता देना चाहिए, जिसपे वो मना कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो इस फैटी टाओ वन शुआई को एक्सेप्ट ना करे। जब गुगुआन वहां से चला जाता है, तो टाओ वन शुआई को किसी का कॉल आता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि पुलिस का था। पुलिस उसकी बहादुरी के लिए उसे अवार्ड देने वाली थी। दूसरी तरफ क्रिस की बॉडी जो सो रही थी, उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो जाग जाता है। पर हम देखते हैं कि इस बॉडी में अब जो है वो टाओ वन शुआई नहीं बल्कि क्रिस है। जिसके बाद वो वहां से बाहर चला जाता है, जिसे देखकर टाओ शियाओ से बात करती है, तो वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। वो उस कन्वीनियंस स्टोर के सामने से निकलता है, जिसमें टाओ वन शुआई काम कर रहा था, पर वो उसे नोटिस नहीं कर पाता। क्रिस को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। इतने में उसे हु सैंग टोंग के गैंग मेंबर्स टकरा जाते हैं, जिससे कुछ दिन पहले टाओ वन शुआई ने मारा था। वो बदमाश टाओ वन शुआई को देखकर अपनी दरिंदगी शुरू कर देते हैं, जिसपे क्रिस उन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है। पर तभी अचानक से उसके सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो उसी घर में आ जाता है और सो जाता है। अगले दिन हम उस गैंग लीडर को देखते हैं, जो काफी गुस्से में था, क्योंकि कल टाओ वन शुआई ने उसके आदमियों को मारा था। जिस बात का बदला लेने के लिए वो ली शेनचेंग को ये काम देता है, पर वो मना कर देता है।
ये सुनकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने वाला था, पर ली शेनशेंग खुद को डिफेंड कर लेता है। तो हु सैंग-टोंग उससे कहता है कि तुम खुद मेरे पास मदद के लिए आए थे, अगर तुम गैंग छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ये आखिरी काम तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम उसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी वहां टाओ शियाओ, सू मेन क्यू और शांग जी हाओ आते हैं, जो ली शेनशेंग को यहाँ देखकर सोचते हैं कि ये फिर से किसी से लड़कर आया होगा, पर उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से शांग जी हाओ उसकी मदद के लिए रुक जाता है। दूसरी तरफ हम फैटी टाओ वेन शुआई को देखते हैं, जो स्टोर पर जब काम कर रहा था तब उसे झांग जी हाओ का मैसेज आता है जिसे उसकी मदद चाहिए थी। तो वो हीना को थोड़ी देर के लिए स्टोर संभालने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उसे क्रिस की बॉडी में देखते हैं, जो ली शेनशेंग को उठाकर उसके घर छोड़ने जा रहा था। जहां उसके पहुंचने पर झांग जी हाओ बताता है कि पहले ली शेनशेंग भी एक अच्छा इंसान था, पर हु सैंग-टोंग ने इसे बुरा बना दिया। जब वो जा रहे थे तब हु सैंग-टोंग के आदमी उन्हें देख लेते हैं कि टाओ वेन शुआई ली शेनशेंग को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा है, तो वो ये बात अपने बॉस को बता देते हैं, जिससे हु सैंग-टोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन ली शेनशेंग को हु सैंग-टोंग के आदमी धमका कर जाते हैं कि अगर तुमने टाओ वेन शुआई को आज सबक नहीं सिखाया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जो सारी बात शांग जी हाओ भी सुन लेता है। दूसरी तरफ सू मेन क्यू क्लास में ली शेनशेंग की चेयर को देखकर उसके बारे में ही सोच रही थी। तभी शांग जी हाओ वहाँ भागता हुआ आता है और टाओ वेन शुआई को बताता है कि हु सैंग-टोंग के आदमी तुम्हें ली शेनशेंग के हाथों पिटवाना चाहते हैं, जो सुनकर टाओ शियाओ काफी घबरा जाती है और टाओ वेन शुआई को अपने साथ लेकर घर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाओ वेन शुआई को बचाने के लिए ग्युक्युगुआंग शांग जी हाओ के साथ हु सैंग-टोंग के ठिकाने पर पहुंच जाता है, ताकि जब वो सब ग्युक्युगुआंग को मारे तो शांग जी हाओ उसे रिकॉर्ड कर ले। जब वो ऊपर जाता है तो ली शेनशेंग वहाँ पहले से ही मौजूद था। ग्युक्युगुआंग को यहाँ देखकर हु सैंग-टोंग को याद आता है कि ये पहले भी यहाँ आया था। फिर वो उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है, जो सब शांग जी हाओ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, और टाओ वेन शुआई को फोन करके बताता है कि ग्युक्युगुआंग मुसीबत में है। ये सुनकर टाओ वेन शुआई तुरंत वहां से निकल जाता है। टाओ शियाओ को उसकी काफी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो वास्को को ये सब बता देती है। वहीं वो लोग झांग जी हाओ को वीडियो रिकॉर्ड करता देख लेते हैं, इसीलिए वो उसके पीछे भागते हैं। पर ग्युक्युगुआंग को इतना मार खाता देख ली शेनशेंग बीच में आ जाता है। इससे पहले हु सैंग-टोंग कुछ कर पाता है, टाओ वेन शुआई ग्युक्युगुआंग को बचाने आ जाता है। पर उन सबसे लड़ाई के बीच में टाओ वेन शुआई के सिर में फिर से तेज दर्द होने लगता है, और अब जो उस बॉडी में है वो क्रिस है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।